अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद में सिंध टीवी न्यूज़ जे प्रोग्राम राजधानी टाइम्स सां गॾु हाज़िर आहियां थाराजड़। नाज़रीन, असां अॼु ॻाल्हाईंदासूं ओवरऑल जेका मुल्क जी सूरत आहे उन ते, ख़ासि करे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी हिन वक़्तु जंहिं पोजीशन में बीठी आहे उन हवाले सां ॻाल्हि ॿोल थींदी। मूंखे जॉइन कयो आहे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जे सेक्रेटरी जनरल ऐं सेनेट जे अॻूणे चेयरमैन ऐं MNA रही चुका आहिनि जनाब सैयद नैयर हुसैन बुखारी साहब। सर, आपको वेलकम कहते हैं प्रोग्राम में। सर, पूरे मजमूई जो मुल्क की सूरत हाल है उस पर बाद में आते हैं, पहले पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पर बात कर लें। इस वक्त जो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी लग रहा था कि आस्ता आस्ता फिर अपनी पुरानी पोजीशन वो बहाल करती जा रही है, लेकिन शमशाम बुखारी साहब, फिर नज़र गोंदल साहब, फिर और जो पार्टी के अहम रहनुमा है वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। उसके पीछे क्या असबाब नज़र आ रहे हैं आपको? देखिए जी, वो शायद उनका परसेप्शन हो कि शायद हम किसी दूसरी पार्टी के प्लेटफॉर्म पे जाके हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन लड़ के इलेक्शन जीत सकेंगे। और ये कंसेप्ट डेवलप होता रहता है। इलेक्टेबल्स कभी सोचते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के हवाले से सोचते हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिस्ट्री देख लें ज़रा। 77 में हमें लोग छोड़ के भागने चले शुरू हो गए थे, 79 में और भाग गए थे, नहीं बात समझिए। लेकिन 79 के लोकल बॉडीज इलेक्शन हमने बड़ा स्ट्राइक बैक किया था, लेकिन वो जनरल मुशर्रफ ने लॉज ऐसे बनाए, हमारे लोगों को डिस्क्वालीफाई करना शुरू कर दिया। 83 में मैंने उस दिन भी कहा कि 83 में हम MRD की मूवमेंट चला रहे थे, पिंडी इस्लामाबाद में मैं चला रहा था मूवमेंट, और कितने सारे स्टॉकबॉर्ड्स हमारे पास थे, कारकुन हमारे पास थे, और कारकुनों की बुनियाद पे हम चंद लोग MRD की मूवमेंट पिंडी इस्लामाबाद में चलाते थे, और बाकी मुल्क में भी चल रही थी, सिंध में बड़ी ज़ोरों से चल रही थी। लेकिन कहते हैं कदावर शख्सियात वो नज़र नहीं आती थी यहाँ पे गिरफ्तारियाँ दें। और लेकिन जब 10 अप्रैल BB 86 को लाहौर लैंड किया और फिर जब इस मुल्क के अवाम ने उसका इस्तकबाल किया, तो फिर ये जो कदावर शख्सियत जो अपने आप को कहते हैं, फिर सारे BB के पास आनी शुरू होगी, टिकटों के लिए मिलते शुरू होगी। अभी भी मैं समझता हूँ कि ये लोग ये इस परसेप्शन पे चले गए कि शायद पीपल्स पार्टी कमज़ोर हो गई है। हाँ, जो कुछ लोग हैं जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के हवाले से देख रहे हैं और वो जा रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी की जो नई लीडरशिप है उसको और मौका मिलेगा। जब ये बैठे हुए थे तो नई लीडरशिप इमर्ज नहीं कर रही थी, अब नई लीडरशिप इमर्ज करेगी इन्हीं हल्कों में, और हम नए लोग देंगे। सर, उस वक्त देखें मोहतरमा शहीद बीवी की एक करिश्माती शख्सियत थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास। आप समझते हैं कि वैसी ही शख्सियत है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कि इसी तरह का बूम आएगा पार्टी में? देखें जी, इसमें बिलावल भुट्टो की अपनी पर्सनैलिटी, एक बड़ी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी और करिश्मेटिक पर्सनैलिटी, और बिलावल भुट्टो को एक एडवांटेज ये भी है, बीबी ज़रा फीमेल थी, पब्लिकली वो कारकुनों के साथ उस तरह मिक्सअप नहीं हो सकती थी, उनके साथ रिलेशंस उनका ज़रूर रब्ता ज़रूर रहता था। क्योंकि बिलावल भुट्टो तो जहाँ जाते हैं लोग इर्द गिर्द उसके आ जाते हैं, वो किसी से गले मिल रहा है, किसी से हाथ मिला रहा है, सेल्फियाँ बना रहा है, और उसकी पर्सनैलिटी बड़ी करिश्मेटिक पर्सनैलिटी है। और उसके पास एक भुट्टो की लेगेसी है। पाकिस्तान में कौन लीडर आज है मुझे बता दे, ये PTI, नून, बाकी जमातें बता दें, किसी के पास इतनी रिच लेगेसी है जितनी बिलावल भुट्टो के पास है, किसी के पास नहीं है। पार्टी परफॉर्मेंस भी हमारी 70 ऑनवर्ड से लेके अभी तक देख लें, हम जिस प्रिंसिपल पे, जिस आइडियोलॉजी पे खड़े हैं, आज भी खड़े हैं, और हम बिल्कुल मायूस नहीं हैं। मैं आपको दावे से कहता हूँ कि आने वाले इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना शेयर लेगी, चाहे ये PTI जोर लगा ले, PMLN जोर लगा ले। हमारी जमात को ये भी एडवांटेज मैं बताऊँ कि मुझे बता दें PTI कितना एग्जिस्ट करती है सिंध में, बलूचिस्तान में कितना की एग्जिस्ट करती है, आज़ाद कश्मीर में कितना की एग्जिस्ट करती है। पीपल्स पार्टी वो वाद जमात है, फाटा से लेके आप गिलगित बल्तिस्तान में देखें, आज़ाद कश्मीर में देखें, कोयटा में देखें, बलूचिस्तान में, आप सिंध में देखें, आप खैबर पख्तूनख्वा में देखें, पंजाब में। लेकिन ये इस बातों से मायूस नहीं होना चाहिए। लास्ट इलेक्शन था वो बड़ा रिग्ड इलेक्शन था। मेरी क़यादत ने उस वक्त भी कहा कि ये आरोज़ का इलेक्शन है, और बाय डिज़ाइन मिलाइन करने की कोशिश की गई थ्रू मीडिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। फ्यूचर जो पॉलिटिक्स है ना इस मुल्क की, वो बिलावल भुट्टो के इर्द गिर्द घूमती है, ये मैं आपको दावे से कह रहा हूँ। सर,
ये जो तासुर है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को अगर आज़ाद छोड़ दिया जाए, उसको सारे इख्तियारात दे दिए जाएं, तो शायद पीपल्स पार्टी कुछ करे। लेकिन ये कुछ ये भी चंद एंकर्स का और चंद पॉलिटिशियंस का बहाना बनाया हुआ है। मैं सेक्रेटरी जनरल बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ था, वो चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के, और वो लुक आफ्टर करते हैं, देखते हैं पार्लियामेंटेरियंस को जो प्रोविंशियल असम्बलीज़ में है। लेकिन उनकी जो एक्सपीरियंस है पॉलिटिक्स में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़रूर से बेनिफिट उठाती है और ज़रूर उठाएगी भी। ये कोई बात नहीं कि हम उनसे, वो हमारा एक एसेट है, हम उनके बेनिफिट लेंगे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इलेक्शन मूवमेंट, पार्टी को लीड करना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बिलावल भुट्टो जरदारी किया, और वो जिम्मेदारी को समझते भी हैं और वो निभा भी रहे हैं। सर कुछ सियासी लोग भी कहते हैं, एंकर्स भी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी को इतना नुकसान न ज़िया ने पहुंचाया, न मुशर्रफ ने पहुंचाया, जितना आसिफ अली जरदारी साहब ने पहुंचाया है। ये एक बड़ी फजूल बात है, ये एक बड़ी फजूल बात है, इस पर कमेंट करने की कोई ज़रूरत कोई नहीं है। ये वो लोग बात करते हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत से खाइफ है। मैं आज भी बताऊँ ना, मैं सेक्रेटरी जनरल पार्टी का, और मेरी मूवमेंट है। मैंने परसों इस्लामाबाद में एक फंक्शन किया, एक मतलब अक़लियती विंग ने, क्रिश्चियन कम्युनिटी ने बीबी की सालगिरह का तकरीब की, और बड़ी शानदार तकरीब हुई इस्लामाबाद में। और आज भी मेरी कमिटमेंट्स हैं, आज भी शाम में जा रहा हूँ बहुत सारी जगह जो बीबी की सालगिरह के हवाले से फंक्शन हो रहे हैं। तो ये वो लोग एक क्रिएट कर रहे हैं एक परसेप्शन के शायद जी वो नुकसान। आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एक बड़ा मेजर रोल अदा किया है। अगर आसिफ अली जरदारी जो पॉलिटिक्स थी मुसालत की, उसको लेके ना चलते तो आज ये सिस्टम, जमहूरी सिस्टम आपको पाकिस्तान में चलता नज़र ना आता। 2014 में भी हम इसकी बसात लपेटी जा सकती थी अगर पीपल्स पार्टी नेगेटिव रोल अदा करता। पीपल्स पार्टी हमेशा पॉजिटिव रोल अदा कर रही है। हम इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करना चाहते हैं। और आप देखें ना, डोंट कंपेयर पाकिस्तान की सियासत को उन मुल्कों के साथ जिनकी 1,000 साल की रवायात हैं, जमहूरी रवायात हैं, या हमारे पड़ोस में उसके पास भी 70 साल की जमहूरी रवायात हैं। हमारा तो सिस्टम ब्रेक होता रहा। मेरी बात समझे? तो कॉन्टीन्यूटी से, हम इस मुल्क में कॉन्टीन्यूटी चाहते हैं सिस्टम की, चाहे भला कोई भी इक़्तिदार में आए, लोग जिसको मुंतखब करके भेजें। लेकिन जब ये कॉन्टीन्यूटी रहेगी तो फिर लोगों में और ज़्यादा शऊर आएगा। आज जो शऊर है ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दिया हुआ है, पीपल्स पार्टी का दिया हुआ है। सर जमहूरी तसल्सल की आप बात करते हैं, ये मुसलसल तीसरी असम्बली है जो अपना टेन्योर पूरा करने जा रही है। जो ये मफाहमत की सियासत जिसका आपने जिक्र किया जरदारी साहब की, उस मफाहमत की सियासत ने जमहूरी तसल्सल तो जारी रखा मुल्क में, लेकिन पीपल्स पार्टी ने तो उसके बदले नुकसान उठाया। हमने नुकसान इस हद तक तो ज़रूर उठाया, लेकिन हमारा जो सोच थी वो लार्जर इंटरेस्ट मुल्क और कौम का था। हम इस मुल्क को जमहूरी रवायात पे और जमहूरी प्रिंसिपल पे चलाना चाहते थे। तो ठीक है, हमने उसके लिए कुछ सफ़र किया, लेकिन हम उसको रीगेन कर लेंगे। और मैं अब टोटली होपफुल हूँ हम रीगेन कर लेंगे। ये जो इल्ज़ाम तराशी की सियासत करते हैं ना, इनको उसमें से निकलना भी पड़ेगा। परफॉर्मेंस पे होती है, और आज परफॉर्मेंस, इनकी परफॉर्मेंस भी लोगों ने देख ली 4 साल में, 5 साल में, 5 में शुरू हो गया। जो दावे करते थे कि 3 महीने में हम ये कर देंगे, 6 महीने में हम ये कर देंगे, नाम हमारा बदला देना, कहाँ खड़े हैं वो। मैं एक बात बताऊँ, मेरा जो पोलिटिकल एक्सपीरियंस है, जो पिछली गवर्नमेंट गई होती है उसकी परफॉर्मेंसेस और जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट होती है, इसके आने वाले इंतखाबात में लोग खुद जज करते हैं, और वो जज करके बताएंगे आपको। सर यही मफाहमत की सियासत थी, आपने जिसको कातिल लीग का उसको इक़्तिदार में शामिल किया, और यही मफाहमत की सियासत क्या इमरान खान और पीपल्स पार्टी को नज़दीक ला सकती है? देखिए जी, ये इट डिपेंड्स। पॉलिटिक्स में कोई हरफ आखिर नहीं होता, और पॉलिटिक्स में गुफ्तगू शुनीद ज़रूर रहती है, लेकिन कंडक्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ का, उसकी लीडरशिप की कंडक्ट का ज़रूर देखना पड़ता है कि आया हम कल इनके साथ कोलिशन करके चल भी सकेंगे, या वो एक रात का अलायंस हो। तो वो हम एग्जामिन करेंगे। अभी इलेक्शन में हमारा किसी के साथ कोई अलायंस नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने प्रिंसिपल्स पे, अपने मैनिफेस्टो पे, अपनी लीडरशिप की बुनियाद पे इलेक्शन लड़ेगी। सर आप क्या समझते हैं जो मीसा के जमहूरियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और मियाँ नवाज शरीफ के दरमियान हुआ, और उसके बाद हमने जो मुल्क में सियासी एक हम आहंगी देखी, इमरान खान साहब की सियासत ने वो पूरे मीसा के जमहूरियत को रोन नहीं डाला?
देखिए जी, वो तो फ्री की नहीं था मिसाक जमहूरियत में, और इमरान खान अभी पछता रहा था कि 2008 का उसने इंतखाब क्यों नहीं लड़ा, मेरी बात समझिए। और फिर वो इंतखाब में जिन लोगों ने उसके साथ कमिटमेंट की, फिर वही उसको वायलेट कर गए या उसकी कमिटमेंट को तोड़ गए। तो अभी इंतखाबात जो आने वाले हैं, अभी इलेक्शन साल है, प्रोसेस शुरू है ऑलमोस्ट। मैं आपको दावे से ये कहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना शेयर जो इस मुल्क के अवाम के पास उसका है, वो आने वाले इंतखाबात में ज़रूर हासिल करेगी। टाइम हुआ एक ब्रेक का। नाजरीन हलूदा ब्रेक थे असां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाजरीन। सर, एनएफसी अवार्ड जो है उसमें जो इंडिकेटर्स थे, पहले सिर्फ पॉपुलेशन बेस्ड था एनएफसी अवार्ड, फिर उसमें जो टैक्स वसूलियाँ थी, जो दूसरी एरादी थी और दूसरी जो चीज़ें हैं वो इंडिकेटर्स भी शामिल किए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। न सिर्फ बल्कि सूबों का शेयर भी बढ़ा दिया डिविजिबल पूल में, जिसकी वजह से आज इसाक डार साहब चीख रहे हैं कि वफाक के पास वसाइल कम हो गए हैं। तो वो एनएफसी अवार्ड भी आप देखें, ये हुकूमत 2 साल से ज़्यादा अर्सा गुजर गया, एनएफसी का टाइम पूरा हो गया, लेकिन ये अवार्ड अब दे नहीं पा रहे। ये इनकी नाकामी है, मैं समझता हूँ। और फिर ये इसलिए नहीं दे पा रहे कि प्राइमरीली ये कन्फाइन है पंजाब तक, और छोटे सूबों को हमेशा डिमांड्स रही है। और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात भी प्रोविंशियल छोटे सूबे करते थे, और इसीलिए 18th अमेंडमेंट की गई क्योंकि छोटे सूबे समझते थे कि हमारे साथ जो लार्जर सूबा है ज़्यादती कर रहा है। आज क़यादत भी इसी बड़े सूबे की बैठी है, हुक्मरानी इन्हीं के पास है, और अगर ये नहीं दे रहे हैं तो ये फेडरेशन को कमज़ोर कर रहे हैं ये मौजूदा हुक्मरान जो हैं। और पाकिस्तान की फेडरेशन मजबूत तब होगी जब सूबों में ऑटोनॉमी भी होगी और सूबों की आपस में इत्तेहाद भी होगा। और अगर ये जो लॉ की और कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक एनएफसी अवार्ड नहीं लाते, तो मैं समझता हूँ कि ये मरकज़ को और इस फेडरेशन को ये कमज़ोर कर रहे हैं। सर, सेनेट को ऐवान बाला कहा जाता है, लेकिन उसके जो इख्तियारात हैं जिस तरह के होने चाहिए उस तरह के नहीं है। जैसा कि फिनांस बिल वो अप्रूव नहीं कर सकता सेनेट का, कायदे ऐवान जो है वज़ीर आज़म के इंतखाब में कोई किरदार नहीं है सेनेट का। हालांकि चारों सूबों की नुमाइंदगी अगर देखें तो वो सेनेट में ज़ाहिर होती है, एक मुतनासिब नुमाइंदगी है। तो सेनेट को इख्तियारात नहीं दिए जाने चाहिए मज़ीद इस तरह के, और ख़ास तौर पर जो आइनी ओहदे हैं उन पर तकर्रियों की मंजूरी सेनेट से नहीं लेनी जानी चाहिए। देखिए जी, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है ना वो आवाम के मुंतखब नुमाइंदे बनाते हैं, और पहला कॉन्स्टिट्यूशन ये एजाज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और कायद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जाता है। मैंने 2015 में ये कंसेप्ट दिया था एज आ फॉर्मर चेयरमैन, जब मुझे बुलाया गया और मैंने वो कंसेप्ट दिया, और उस पर मैंने कहा इस पर डेलिब्रेशंस भी होनी चाहिए, क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क जो है इंडिया, उसके भी 2 हाउसेज़ हैं जिसे कहते हैं कि बाय कैमरल लेजिस्लेचर, और हम फॉलो करते हैं वेस्ट मिनिस्टर को। और वेस्ट मिनिस्टर में तो हाउस ऑफ लॉर्ड से बंदा प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता, लेकिन इंडिया का जो आइन है उसमें राज्यसभा का मेंबर जो है वो प्राइम मिनिस्टर चीफ एग्जीक्यूटिव बन सकता है। तो मैंने कहा था इस पर डेलिब्रेशंस होनी चाहिए, अगर हमारी पड़ोसी मुल्क में ये कंसेप्ट है तो वाई नॉट इन पाकिस्तान। और पाकिस्तान में बिलखुसूस आज के जो फेडरेशन के हालात हैं और जिस तरह पॉपुलेशन की डिस्पैरिटी है बिटवीन स्मॉलर प्रोविंसेस, आप देखें ना पंजाब की 272 के हाउस में जो डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, 148 पंजाब के पास हैं, 2 इस्लामाबाद हैं। इस्लामाबाद वाज पार्ट ऑफ पंजाब, तो ये 150 होगी 272 से, तो 122 में से 12 आप देख लें फाटा की हैं, तो 110 सीटें तीनों सूबों के पास हैं। इसलिए इस पर पॉलिटिकल लीडरशिप को बैठ के बात करनी चाहिए और इस पर डिस्कशंस के बाद किसी डिसीजन पे पहुंचना चाहिए, ताकि छोटे सूबों में जो महरूमी का एहसास है वो मज़ीद तक़वियत न ले बल्कि उसको कम किया जा सके। और सर आइनी ओहदों पर जो तकर्रियाँ हैं
आईनी ओहदों पे तकरीरियाँ देखें ना जी, ये चॉइस होती है रूलिंग पार्टी के पास भी, बल्कि हाउसेस की इटसेल्फ, पार्लियामेंट के पास, और उसमें ये डिफाइंड नहीं है कि कौन से सूबे को क्या चीज़ जाएगी। एक अनरिटन सी प्रेसिडेंट्स ज़रूर हैं, उसके मुताबिक चलती रहती हैं, लेकिन उसको कन्फाइन नहीं किया जा सकता, और आप उसको कन्फाइन न करें तो ज़्यादा बेहतर है। फेडरेशन के हक़ में यही बात है। सर, जिस तरह अमेरिका में है कि वो मंजूरी सेनेट से हतमी ली जाती है। देखिए, अमेरिका के सेनेट को और इस सेनेट को थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें। अमेरिका का सेनेट जो है वो डायरेक्टली इलेक्टेड है, हमारा सेनेट डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है। उसकी पावर्स, क्योंकि वो उसकी पावर्स उसके पास ज़्यादा इसलिए हैं कि आवाम से बराह रास्त मुंतखब होकर आता है। हमारे सेनेट का इंतखाब जो है वो इनडायरेक्ट है इधर, तो ये डिफरेंस है उसमें। तो क्या होना चाहिए हमारे पास भी डायरेक्ट इलेक्शन सेनेट? उसमें पार्लियामेंट का रोल होना चाहिए उसमें मैं ये नहीं कहता कि उसमें जॉइंट कमेटीज़ बना लें, उसमें पार्लियामेंट का रोल। बल्कि मैंने तो बतौर चेयरमैन सेनेट मैंने दोनों प्राइम मिनिस्टर्स को ख़त लिखा कि हमारी दोनों हाउसेस की अलग-अलग स्टैंडिंग कमेटी हैं, और मेरी तजवीज़ ये दी मैंने प्राइम मिनिस्टर को बतौर चेयरमैन सेनेट कि ये दोनों हाउसेस की मुश्तरका स्टैंडिंग कमेटीज़ बनाई जाएँ। इंडिया में मुश्तरका स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं। मैंने राजा परवेज़ साहब जब प्राइम मिनिस्टर तो उनको भी लिखा, और फिर मैंने मियाँ नवाज शरीफ साहब को भी लिखा। सेनेट का रिकॉर्ड अभी अवेलेबल है, इस पर भी गौर करें, ताकि उसका ये बेनिफिट है, एक लेजिस्लेशन में टाइम कम कंज्यूम होगा, और दूसरा इस पर एक्सपेंसेस कम आएंगे। और उस पर थर्डली वो जो प्रोसेस लेता है कि अगर कोई अपर हाउस बिल में अमेंडमेंट कर दे तो लोअर हाउस को फिर उसको री एग्जामिन करना पड़ता है। तो ये मैंने एक सजेशन दी थी, क्योंकि मैंने कहा था, लेकिन ये सारे सिलसिले तब होते हैं कि ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस चलता रहे, हाउसेज एग्जिस्ट करें। ये जब मार्शल लग जाए तो फिर ये प्रोसेस तो नहीं चलता। अच्छा सर, ओवरऑल हुकूमत का रवैया जो सेनेट के साथ है, आपने देखा अभी हाल ही में रज़ा रब्बानी साहब ने इस्तीफ़ा भी दिया, ये रवैया कैसा है? सेनेट को इग्नोर नहीं कर रही हुकूमत? ये कॉन्स्टिट्यूशनली तो उसका रोल, सेनेट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि जो मेजॉरिटी पार्टी है लोअर हाउस में, और जिसका चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो सेनेट को कैसे ट्रीट करते हैं। लेकिन उनको ये एहसास होना चाहिए, अगर सेनेट कमज़ोर हुआ तो फेडरेशन कमज़ोर होगी। सेनेट हाउस ऑफ फेडरेशन है, उसके लिए सेनेट का स्ट्रेंथन रहना पाकिस्तान के मफाद में है। ओवरऑल अगर देखा जाए, इस वक्त जो पार्टी पोजीशन है सेनेट में, मार्च में तो बिल्कुल तब्दील होती नज़र आ रही है। तो जो अपोजिशन इस वक्त वहाँ पर अक्सरियत में है, अब समझते हैं मार्च के बाद हुकूमत को अक्सरियत हासिल हो जाएगी? लेट्स सी। नहीं, उसको भी कंप्लीट अक्सरियत तो मैं नहीं समझता उसको है। ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ से वो सेनेटर्स मुंतखब? पंजाब से लेंगे, और एक आध बलूचिस्तान से आ जाए, एक आध KPK से आ जाए, नो फ्रॉम सिंध। और अक्सरियत के लिए 53 मेंबर्स चाहिए, तो नून के पास 53 मेंबर्स आने वाले मार्च में नहीं होंगे। तादीब तो फिर अलायंसेस की और बात है ना, तो वो देखते हैं जब इलेक्शन आएंगे तो फिर हम बताएंगे कि क्या रिजल्ट्स आते हैं। सिंध में जो सूरत हाल है, वहाँ पे सिंध के लोगों को काफ़ी सारी शिकायतें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, ख़ासतौर पर करप्शन के हवाले से, बेड गवर्नेंस के हवाले से। ये उम्मीद थी कि शायद चीफ मिनिस्टर चेंज होगा, सैयद मुराद अली शाह की सूरत में एक नौजवान वज़ीर आला मिला, लेकिन तब्दीली अभी तक नज़र क्यों नहीं आ रही वहाँ पर? आप देखें जी, तब्दीली वहाँ पे है। अभी कल आपने देखे, कल चेयरमैन बिलावल ने एक बहुत शानदार पुल का इफ्तिताह किया कराची में। उन्होंने अपना पावर जनरेशन भी स्टार्ट कर दी है, और परफॉर्मेंस उनकी, ये मैं बताऊं, सिटिंग गवर्नमेंट पे हर बंदा क्रिटिसाइज़ करता है दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, हैं जी। और लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं, और लेकिन वो समझते हैं कि जो हम बात कहते हैं, ये दिल से हम बात जिसकी ख्वाहिश करते हैं वो एकदम कंप्लीट हो। लेकिन आपको देखना पड़ता है हालात, वाक़यात, रिसोर्सेज के बगैर कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकती, और उधार के पैसे लेके भी डेवलपमेंट करने की मुनासिब बात नहीं है। GDP को ग्रोथ करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सबसे बड़ा क्रेडिट आपको मैं बताऊं, जब हम 2008 में बैठे, अगर हम गंदम की प्राइस उस वक्त ना बढ़ाते, जो मुशर्रफ के दौर में 600 रुपया मन थी,
और प्रेसिडेंट जरदारी, मैं खुद उसमें शरीक था, हमने डिसाइड किया और हमने 950 रुपया की 2008 में। उसके बाद हमें इंपोर्ट नहीं करनी पड़ी, हमें इस पोजीशन में आगे हम एक्सपोर्ट करते रहे, हमें इस पोजीशन में आगे आज शुगर एक्सपोर्ट करते। ये हमारी पॉलिसीज़ है ना, उसका कंपैरिजन कर रहे हैं। आज देखें मौजूदा गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, हमारे दौर में एक्सपोर्ट कितनी थी, आज एक्सपोर्ट कितनी है। और आज जो बिल है इसका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, और उसमें डेफिसिट देख लें कितना है, डेफिसिट बहुत बढ़ गया है। कंपैरिजन कर रहे हैं, ये चीज़ें हैं। ये आज कॉमन आदमी सड़क पे क्या देख रहा है, खुश है? आप खुश हैं इस महंगाई, इस बिजली से आप खुश हैं? आप मुतमईन हैं? मेरा आपसे सवाल है। नहीं, वो तो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। नहीं, आप इसका जवाब ही दे रहे, लेकिन आप ही एज अ कॉमन सिटीजन बताए ना, आज जो सूरत हाल महंगाई की या इन्फ्लेशन की है, या जो एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन कर गई हैं, जो इंपोर्ट बिल है वो राइज कर गया, आर यू सेटिस्फाइड? नहीं, बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। मेरा सवाल का जवाब आ गया। तो आप एक कॉमन सिटीजन है ना, तो कॉमन सिटीजन से और भी जाके पूछे वो क्या कहते हैं। लेकिन सर आप ये देखें, ये अब जो इस साल का PSDP आया है, तरक्याती प्रोग्राम, उसका अगर आप जायज़ा लें तो 9% सिर्फ सिंध के लिए है उसमें से, बाकी पंजाब के लिए 50% से भी अबव है जो फंड्स हैं। तो ये क्यों इस तरह छोटे सूबों को हमेशा ये सवाल करें हुक्मरानों से जो ज्यादती कर रहे हैं छोटे सूबों से? हम तो इक़्तिदार में नहीं है ना, नहीं, आप तो मरकज में नहीं है। आप पंजाब से गुजरे हैं, सिंध में दाखिल हो, तो क्या पंजाब है और क्या सिंध है, ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको नजर नहीं आता? ये आप सवाल करें मौजूदा हुक्मरानों से, ये इस कौम को। सिंध में तो आपके पास है सर, सिंध में NFC के तहत अरबों रुपए ज़्यादा भी मिले, ये 10वां साल है आपको भी सिंध में इक़्तिदार में। अच्छा, और सिंध अगर मेरी बात सुने, फिर ये लोग जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ पे स्ट्रेंथन क्यों होती आ रही है सिंध में? देखिए ना, आफ्टर ऑल कोई रीज़न है ना कि लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। सर सारे इलेक्टेबल आपने बिठा लिए अपनी पार्टी में, जाहिर है। तो सिंध में तो वडेरा इलेक्टेबल्स को आवाम सपोर्ट करेगी तो इलेक्टेबल होंगे ना, अगर आवाम वोट नहीं देंगे तो इलेक्टेबल कहाँ से होंगे वो? सर सिंध में वोट किस तरह पड़ते हैं आपको पता नहीं है? हैं जी, आज़ादाना तरीके पे पड़ते हैं। अगर कोई है शिकायत तो इलेक्शन कमीशन में जाते हैं। आप अभी तो इलेक्शन साल शुरू हो गया ना, बिल्कुल, अभी देखते हैं कि क्या होता है। सर ओवरऑल सिंध में जो हुकूमत की कारकर्दगी है, उससे आप पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, आप मुतमईन हैं? मैं देखें जी, मैं 100% मुतमईन तो नहीं हूँ, डेफिशिएंसीज रहती होती हैं, मेरी बात समझे जी। आज आपका ये इदारा या कोई इदारा भी चल रहा है तो वो सेचुरेशन पॉइंट पे तो नहीं जाता। सही, उसकी पोजीशन ये होती है कि वो इम्प्रूवमेंट की स्पेस हमेशा रहती है, पोजीशन चीज़ें स्टेगनेंट नहीं रहती। तो इम्प्रूवमेंट की हर वक्त गुंजाइश है, हर अदारे में, हर शोबे में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। मैं समझता हूँ अभी भी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजीद इम्प्रूवमेंट करेगी। चलिए टाइम एक और ब्रेक का हुआ है नाज़रीन, आलूदा ब्रेक थे, ब्रेक खां मोटना ओवरऑल जेका मुल्क जी सूरत हाल आहे, ख़ासि करे NRO जे हीउ जेको GIT जे तनाज़ुर में, उन ते बुखारी साहब सां जी राय असां मालूम कंदासीं। असां गॾु रहिजो। नाज़रीन, प्रोग्राम में बेहर बरीकार। सर मियाँ साहबान कहते हैं कि हमारा 5वीं बार एहतसाब हो रहा है। सबसे पहले एहतसाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने किया, उसके बाद मोहतरमा के 2 अदवार थे, उसमें हमारा एहतसाब हुआ, फिर जनरल मुशर्रफ ने किया, और आज हमारी अपनी हुकूमत में हमारा कड़ा एहतसाब हो रहा है। वाकई एहतसाब था जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में कौमियाए गए इदारे, या फिर मोहतरमा के दौर में? चले मियाँ साहब ने 5 दफ़ा कहा, शुक्र है 15 दफ़ा नहीं कह दिया कि जी 72 में नेशनलाइजेशन की पॉलिसी, बैंक्स भी नेशनलाइज हुए, सो मच सो कि प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी नेशनलाइज हुए। जिन इंस्टीट्यूशन में हम पढ़ते रहे हैं वो भी नेशनलाइज हो गए थे। उस वक़्त की जो भुट्टो साहब की जो फ़िलासफ़ी थी, आइडियोलॉजी थी, और जो स्लोगन लेके वो आए थे, उस पर उन्होंने अमल दरामद किया। लैंड रिफॉर्म्स लेके आए वो, नेशनलाइजेशन की पॉलिसी। अब किसी की लैंड रिफॉर्म ने ज़मीन की है तो कह जी एहतसाब हो गए, वो तो एक नेशनल पॉलिसी है। तो नेशनल पॉलिसी के नीचे इनका भी एक आध यूनिट आ गया तो ये बामा कर रहे हैं कि जी हो गया। और बाकी एहतसाब
एज सच कभी कोर्ट्स में इनका वो ट्रायल वायल नहीं हुआ। हाँ, एक ही ट्रायल हुआ मुशर्रफ के ज़माने में, हैं जी, लेकिन फिर माफ़ी मांग के बाहर भाग गए। और ये जो हुदैबिया पेपर मिला ना, इसका केस जो है नैब के पास, इसकी ऑर्डर शीट किसी दिन पढ़ के देखना कि जब ये मुआहदा करके 2000 में दिसंबर में भाग गया ना यहाँ से, जज ने सना डाई उसको एडजर्न कर दिया उसको। मैं इनको चैलेंज करता हूँ नून लीग वालों से कि उस 2000 की जब मियाँ साहब रवाना हो गए बाहर, और उसके बाद की इस हुदैबिया पेपर मिल वाला जो नैब में केस था, उसकी ऑर्डर शीट ज़रा पढ़ के देख ले। उस पर जज ने क्यों लिखा एडजर्न सना डाई, गैर मुइना मुद्दत के लिए एडजर्न कर दिया गया। तो ये मुआहदा था, कहाँ एहतसाब हुआ? एहतसाब होता तो फिर भागते। एहतसाब से भागने के लिए तो उन्होंने मुआहदा किया और मुल्क से भाग के चले गए। तो सर उस वक्त फिर वापस शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में जाते हैं। उस वक्त जो भी कमाए गए इदारे, क्या ऐसी कोई मिसाल है कि किसी और को भी उनके इदारे वापस मिले हो और कंपनसेशन भी मिली हो? हाँ, ऐसी कोई मिसाल मुझे तो नज़र नहीं आती, लेकिन ये चहीते बन गए थे ना ज़िया-उल हक़ के, और ज़िया-उल हक़ के वो कहते थे मेरी भी उम्र इसको लग जाए। ये ज़िया-उल हक़ ने कहा था ना, मेरा सियासी वारिस है। कभी पूछो वारिस जो है कभी उसकी कब्र पे कभी गया है? वो शुरू में ही 2-4 साल गए हैं, उसके बाद कभी गए हैं। और ज़िया-उल हक़ एजाज़ुल हक़ के साथ कभी फातिहा भी पढ़ने गया ज़िया-उल हक़ के कब्र पे। तो ये इस किस्म के लोग हैं कि जिन्होंने बेनिफिट उठाए और कहते हैं जी कि हमारा एहतसाब हुआ। हाँ, एहतसाब होता अगर टिकते ना, मुआहदा करके मुल्क से ना भागते तो टिके रहते, फेस करते। आसफ ज़रदारी ने 9 साल 10 साल जेल काटी ना, हैं जी, दिलेरी से काटी, बाँ नहीं की उसने, जिस तरह सैफुर रहमान और ये बाँ करते रहे। लेकिन मोहतरमा के जो 88 वाला था या 93 वाला था, उसमें केसेस तो दाखिल हुए मियाँ साहबान पे, मियाँ शरीफ को गिरफ्तार भी किया गया। देखा ना जी, जहाँ पे टैक्स एवेजन के केसेस हों, जहाँ पे किकबैक्स के केसेस हों, उनमें तो फिर वो कानून प्रोसीड करता है ना। विक्टिमाइजेशन तब होती कि हम झूठे मुकदमात बना देते, कि जिस तरह आसिफ अली ज़रदारी के खिलाफ बना दिया कि जी उसने फ्रां की टांगों के साथ बम बांधा था, वो याद आपको क्या? इस किस्म के केसेस, वो झूठे फौजदारी। ये जो केसेस हैं टैक्स एवेजन के और ये जो शॉर्ट लेवीज ऑफ टैक्सेस हैं, ये सारी बातें ये तो कानून के मुताबिक चलते हैं। मोहतरमा ने तो कोई ज़ाती इंटरेस्ट लेके तो नहीं। हुदैबिया पेपर में वाला केस ज़रूर था, लेकिन वो नैब के पास तो मुशर्रफ के दौर में गया। अच्छा सर, अगर आप कहते कि मियाँ साहबान जो है मुआहदा करके 10 साल के लिए मुल्क से बाहर चले गए, तो आपने भी तो मुशर्रफ के साथ एनआरओ किया। हमने इसलिए किया कि उसकी वर्दी उतारनी थी। वर्दी में आप उसको हटा नहीं सकते थे, और वो हटा सिर्फ इसलिए कि जब वो सिविलियन हुआ। तो दिस वॉज पार्ट ऑफ आवर पॉलिटिक्स। हम पॉलिटिक्स करना जानते थे, हमें हमारी लीडर को पॉलिटिक्स करनी आती थी। और अगर वो जिस तरह इंडिया में और इजिप्ट में आज जनरल सिसी बैठा हुआ है ना, उधर बड़ी स्ट्रांग मूवमेंट चली थी, तो उतार के दिखाया ना उसको, हैं जी। और जनरल मुशर्रफ को तो ये बाद में केसेस बनाए, लेकिन फिर भी उसका जो अदारा था उसकी वो हिफाजत करता रहा। उसने खुद एक इंटरव्यू में कहा मेरी हिफाजत करता है वो। तो बुनियादी बात ये थी कि हम उस मुल्क में जमहूरी अमल लाना चाहते, हम सिविलियन रूल लाना चाहते थे, और सिविलियन रूल के लिए बहुत ज़रूरी था कि हम उसके साथ एनआरओ करते, और एनआरओ किया हमने। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुशर्रफ से जान छुड़ा के दी ना इस मुल्क को। किसी और के एफर्ट्स है? नवाज शरीफ का कोई एफर्ट है? कोई एक एफर्ट मुझे नवाज शरीफ का उसके साथियों को बता दो कि उसकी वजह से जनरल मुशर्रफ की वर्दी उतरी और उसकी वजह से जनरल मुशर्रफ से इस मुल्क की जान छूटी। एक बंदा बता दो। मौलाना फजलुर रहमान और एमएमए ने तो कोशिश की थी सर बहुत, उनके साथ मिलने की, नहीं उनकी वर्दी उतरवाने की। कहाँ की थी? वो तो पॉकेट यूनियन की तरह अपोजिशन थी नेशनल असेंबली में। मैं नेशनल असेंबली में था, वो तो पॉकेट यूनियन की तरह वो तो अपोजिशन थी नेशनल असेंबली में। अच्छा सर, एनआरओ का पीपल्स पार्टी को इतना फ़ायदा नहीं पहुंचा जितना एमक्यूएम के दहशतगर्दों को, जिनको सजाएं भी हो चुकी थी, उनको फ़ायदा पहुंचा। वो देखिए जी, वो जब एनआरओ को उन्होंने इलीगल डिक्लेयर कर दिया, तो फिर फेडरेशन का काम है वो देखिए उन केसेस को। तो इस वक्त जो जीआईटी की सूरत हाल है, कल भी आपने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिमार्क्स देखे होंगे
ये हुकूमत क्या करने जा रही है? आपको नहीं लगता कि आगे चल के कोई बहुत बड़ा कोई अब मुल्क में बुहरान पैदा हो सकता है इस रवैये से? बुहरान तो पैदा हो चुका है ऑलरेडी। हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। बजाय अपना दिफा करने के कानूनी और आइनी तरीके से इल्ज़ाम तराशियों पे उतर आए हैं और सिस्टम को ख़राब करना चाहते हैं। और समझते हैं कि जो आखिरी तकरीर है नवाज शरीफ की जुडिशल एकेडमी के बाहर कि जी सिक्योरिटी रिस्क पे चलेगी। मियाँ नवाज शरीफ सिक्योरिटी के इदारे बड़े मजबूत हैं, इस मुल्क का दिफा करना वो जानते हैं। इस मुल्क की सिक्योरिटी सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे ख़ानदान के गिर्द नहीं घूमती, उसके लिए पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की अफवाज जो है ना वो उसकी सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकती हैं। पहले भी किया, आइंदा भी करेंगे। सर JIT की जो प्रोसीडिंग्स अब तक की हैं, अब ज़ाहिर है 22 तारीख को वो अपनी अगली रिपोर्ट भी जमा कराने जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुतमईन है? पहले तो आप के एतराज़ात भी थे। अभी ये प्रोसेस चल रहा है और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अजीब सूरत हाल हमारे मुल्क में डेवलप हो गई है। क्या मीडिया, क्या चंद पॉलिटिशियंस वो आए दिन जजेस को और JIT को कभी और किसी क्रिमिनल केस को भी कभी डिस्कस हुआ? नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ ना। कभी अखबारात में डिस्कस हुआ, इन्वेस्टिगेशन कभी डिस्कस हुई? ये बड़ा अनोखा काम हमने शुरू कर दिया। अब वो जो प्रोसेस चल रहा है चलने दे उसको, लेट द फाइनल रिपोर्ट कम, समझ आइए, और उनको अपना काम करने दें जो काम उनके ज़िम्मे है। कोई उनको फेवर करना चाहता है या उनको डिसफेवर करना चाहता है, मैं समझता दे आर नॉट डूइंग एनी सर्विस टू पाकिस्तान और JIT को और जुडिशरी को और लीगल सिस्टम को। इनको काम करने दें। इट्स 60 दिन की बात थी ना, अभी तो मेरा कोई 40 दिन गुजर भी गए हैं, तो अनदर 15-20 डेज में डिसाइड हो जाएगा। तो लेट इट लॉ टेक्स इट्स कोर्स और डिसीजन होने दें। सर ओवरऑल मीडिया का जो किरदार है, जैसे आपके 5 साल दौर में जो किरदार रहा मीडिया का, और आज फिर आप नहीं समझते कि मीडिया वही किरदार अदा कर रही है जो आप? मैं तो ये कहूँगा कि अपनी जिम्मेदारी का एहसास करे मीडिया, इस मुल्क की सर्विस कैसे की जा सकती है, और कंपैरिजन करें कि बैनुल-अक़वामी तौर पे जो बाकी दुनिया का मीडिया है उनका रोल अपने मुल्क के हवाले से, इश्यूज़ के हवाले से कैसा रहता है, हमारा रोल कैसा रहना चाहिए, और नेशनल इंटरेस्ट पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। मैं तो मीडिया से ये रिक्वेस्ट करूँगा। सर ये जो स्टार्ट हुआ है मियाँ नवाज शरीफ से ये एहतसाब का सिलसिला, अब ये कंटिन्यू रहना चाहिए या आप समझते हैं कि ये एक मिसाल बन जाए, या इस तरह का कोई एक इदारा बनना चाहिए जो इसी तरह से कड़ा एहतसाब करे उन सब लोगों का जिन पर इल्ज़ामात हैं करप्शन के, बदउनवानी के, अपने ओहदे के नाजायज़ इस्तेमाल के? जिनकी ज़िम्मेदारी है ना जी, जिस इदारे की, चाहे वो एहतसाब का है, चाहे वो अदलिया का है, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन का है, उन अदारे के लोगों को ये ज़रूर एहसास करना चाहिए कि ये दुनियावी मामलात है, अल्लाह की ज़ात ऊपर है, उसको भी जवाब देना है। तो मैं समझूँ जिनका पुख्ता ईमान है और जो ईमान अल्लाह की ज़ात पे ईमान भी रखते हैं, भरोसा भी रखते हैं, उनको अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसले करने चाहिए। सर आखिरी सवाल, आप अगले साल इलेक्शन होने जा रहे हैं। 2013 के इलेक्शन में हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कहीं इलेक्शन कैंपेन भी नहीं करने दी गई, दहशतगर्दी के ख़तरात थे, थ्रेट्स थे। अगले साल आप देख रहे हैं कि कोई आप आज़ादाना तरीके से अपनी इलेक्शन मुहिम भी चला पाएंगे पूरे मुल्क में, और जिस तरह सारी सियासी पार्टियों को एक खुला मैदान मिलेगा, आपका भी हिस्सा होगा उसमें? ये तो बड़ा सवाल हुकूमती अदारों के लिए जिन्होंने इलेक्शन कंडक्ट करवाने हैं, जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को दुरुस्त रखना है, ये उनके लिए एक बड़ा सवाल है। हमें अप्रीहेंशन उस वक्त बहुत ज़्यादा थे, आज भी हमें अप्रीहेंशन हैं, और हम तवक्को करते हैं कि इन तमाम अदारों से कि हमें इवन प्लेइंग फील्ड मिलेगी, हम तवक्को करते हैं। और इंशाल्लाह हमारी क़यादत जब बाहर आएगी, आपके तवक्कात से मुख्तलिफ रिज़ल्ट्स आएंगे, मैं बता दूँ आपको।